नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको इंट्रोडक्शन की, जिसको पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन केवल देशभक्ति के लिए दिया, जो अपने पूरे जीवन में एक काम कर सका। वो क्या था? उसने भारत को ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। जो इंट्रोडक्शन का कोई मोहताज नहीं है, ऐसी शख्सियत यानी हमारे पूर्व राष्ट्रपति, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कोई बिरला ही ऐसा व्यक्ति होगा जो इनको नहीं जानता, क्योंकि हमेशा कहा करते थे, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो उसके लिए सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। हार्ड वर्क अगर किन्हीं के जीवन में देखने को मिलता है तो वो है मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनके लिए सक्सेस एक मंत्र था। और वो किसको सक्सेस मानते थे? सक्सेस इज़ व्हेन योर सिग्नेचर चेंजेस टू ऑटोग्राफ। जब आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, वो सक्सेस है। आज का दिन यानी 27 जुलाई, आज हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। इन्होंने भारत देश को और हम सभी को अलविदा कहा। तो इनकी पुण्यतिथि के दिन, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की पुण्यतिथि जब होती है तो उस पर शोक मनाने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन उनके जीवन को जानकर, उस दिन उनके जीवन को समझकर, उनके व्यक्तित्व को समझकर उससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, उससे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। इनका चरित्र इतना महान है कि हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा टच करके हम आगे चल सकते हैं। उनके जीवन की कुछ बारीकियों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन की कुछ बातों के बारे में। इनका पूरा नाम था अवुल पाकीर जैनलाबुद्दीन अब्दुल कलाम। अवुल कौन? अवुल इनके परदादा, पाकीर इनके दादा और जैनलाबुद्दीन इनके पिताजी, और अब्दुल कलाम इनका अपना नाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, आजकल जो तमिलनाडु में है, और उस समय जो मद्रास का एक पार्ट था वहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम जैनलाबुद्दीन और इनकी माता का नाम आशियम्मा। इनके जो पिता हैं वो पेशे से एक नाविक थे। अभी एक नाविक का लड़का इतना बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है क्या? आज अगर हम ऐसा सोचें तो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल शब्द को ही आई एम पॉसिबल बनाने वाले हमारे राष्ट्रपति, हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर APJ अब्दुल कलाम थे। इन्होंने कभी भी जो अपॉर्चुनिटी है उसको मिस नहीं किया। इन्होंने कभी भी किसी कमी के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने सिर्फ सोचा कि मुझे करना क्या है। इनके पिता नाविक थे, नाव चलाते थे, और परिवार बहुत बड़ा था। इनसे अलग इनके 4 भाई और 1 बहन और थे। तो उसकी वजह से इनको भी कई बार अपने पिता के साथ नाव पे जाना पड़ता था, और ये रामेश्वरम के मंदिर में यात्रियों को ले जाते थे। और जब तक यात्री मंदिर की परिक्रमा करते थे तो उस समय तक ये क्या करते थे? ये फिज़िक्स के लॉज पढ़ते थे। खाली नहीं बैठते थे, रोते नहीं थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, फिज़िक्स के लॉज पढ़ते थे। और इसी तरह इन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। इनकी जो स्कूलिंग हुई वो स्क्वाड्स हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई। वहाँ कर के भी कुछ किस्से हैं। वहाँ पर इनके पास एक इनका दोस्त बैठता था, और इनका जो दोस्त था वो एक मुख्य पुरोहित जो मंदिरों के होते हैं उनका बेटा था। तो ये देखकर जो टीचर थे वो बहुत नाराज़ हुए कि एक मुसलमान ये मुख्य पुरोहित के लड़के के साथ बैठता है, इसको पीछे बिठा दिया। वहाँ से उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पीछे बैठकर दुनिया बदलूँगा।
इसीलिए आजकल भी अगर हम कभी मिस्टर अब्दुल कलाम की स्पीच सुने तो वो कहते हैं कि जो ब्रिलियंट माइंड है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो क्लास के फर्स्ट बेंचेस पे मिलता है, वो लास्ट बेंचेस पे भी मिल सकता है। खर्चा चलाने के लिए अखबार पढ़ते थे, अखबार बेचते थे। और अखबार ही क्यों बेचते थे? क्योंकि जैसे जैसे ये अखबार बांटते थे सब जगह, तो बांटते बांटते ये पूरा अखबार बारीकी से पढ़ लेते थे। ये तो इनकी पढ़ने की लगन थी। और अगर इनकी पढ़ने की लगन देखनी हो तो इनके गांव के पास एक टीचर थे, एक शिक्षक थे, वो मैथ्स पढ़ाते थे। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि मैं मैथ फ्री में पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर किसी को पढ़ना है तो उसे सुबह 4 बजे आना पड़ेगा और नहा के आना पड़ेगा। अब्दुल कलाम कभी नहीं घबराए, उनके लिए तो मौका था, 4 बजे जाना हो चाहे 3 बजे जाना हो। तो ये सुबह 3 बजे उठ जाते और उठने के बाद नहा धोकर स्नान कर कर 4 बजे उनके पास पहुंच जाते। हमारी तरह नहीं है कि सर छुट्टी दे दो, मैम छुट्टी दे दो, अभी और नहीं पढ़ना, बस बहुत हो गया। पढ़ने की इतनी लगन थी, बारिश देखी ना, सर्दी देखी ना, गर्मी देखी ना, कुछ देखा, सुबह 4 बजे टीचर के पास। पढ़ते पढ़ते जब और आगे बढ़े तो परिवार गरीब था। कैरोसिन ऑयल, जो लालटेन होती है, उसमें कैरोसिन ऑयल डाल के लैंप की रोशनी में यह पढ़ते थे। हम तो आजकल बल्ब और एसी में भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो लैंप की रोशनी में पढ़ते थे। और उनके पास एक दिन में सिर्फ 2 घंटे पढ़ने का ही तेल होता था, 7 बजे से 9 बजे तक। लेकिन उनकी लगन देखकर उनके माता पिता ने कहा कि हम अंधेरे में रहेंगे लेकिन तू पढ़। तो उनकी जो लालटेन का तेल था वो भी वो उसको देते थे, जिससे वो 4 घंटे पढ़ सकते थे। यही उनके लिए एक अचीवमेंट थी। इनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, लड़का था। उसके बाद कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया, सेंट जोसेफ कॉलेज में। और उसके बाद इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। इनको एक प्रोजेक्ट मिला और प्रोजेक्ट में इनको एक डिज़ाइन बनाना था, एक स्पेसशिप का डिज़ाइन बना के दिखाना था। डिज़ाइन जब इन्होंने बना के दिया तो टीचर ने उसे बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और प्रोफेसर ने धमकी भी दी कि अगर जल्दी ही तुमने नया डिज़ाइन और बेहतर डिज़ाइन नहीं दिया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। पैसे तो थे नहीं, कॉलेज में एडमिशन कैसे हुआ था? कॉलेज में एडमिशन इनकी बहन ने अपने जेवर बेचकर करवाया था, अपनी ज्वेलरी बेचकर करवाया था। बहुत डर गए। उन्होंने कहा, सर मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं आपको प्रोजेक्ट सबमिट करवाता हूँ। कहा नहीं, 1 महीने का टाइम नहीं है, टाइम है सिर्फ 3 दिन का। और 3 दिन तक, उसके बाद 72 घंटे ये ना सोए, ना खाया, ना पिया, केवल डिज़ाइन बनाने में लगे रहे। और उसके बाद जब डिज़ाइन बना तो इनके प्रोफेसर ने कहा कि यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। वहाँ से इन्होंने एक बात को साबित करके दिखाया कि जो नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, केवल वही सक्सेस पा सकता है। उसके बाद आगे चलकर जॉब करने की जब बात आई तो इनके पास 2 ऑप्शन थे। या तो ये एयरफोर्स में जा सकते थे या फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जा सकते थे। तो स्वाभाविक है, इनको तो एयरफोर्स में जाना था। तो जब इंटरव्यू के लिए गए तो वहाँ पर 25 लोगों का इंटरव्यू था और 25 में से सिर्फ 7 लोगों को सिलेक्ट करना था और इनका जो नंबर आया वो 8वां आया। ये सबसे बड़ी घटना इनके जीवन की रही। ये वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुए तो वापस आते हुए ये हरिद्वार में स्वामी शिवानंद से मिले और स्वामी शिवानंद ने इनको गीता दी और गीता के कुछ सिद्धांत इनको बताए। यम यम वापि स्मरण भावम, यम यम भाई जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। इसलिए जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करके जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको प्राप्त करने में लगे रहो। ये उन्होंने वहाँ से बहुत पॉजिटिविटी ली स्वामी शिवानंद से और पॉजिटिविटी लेकर ये वापस दिल्ली आए और 1960 के अंदर इन्होंने DRDO ज्वाइन की,
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उनमें इनका रैंक जो था वो एरोस्पेस साइंटिस्ट का था। 1963 के अंदर 1963 में इनको 1 साल की ट्रेनिंग के लिए नासा भेजा गया, और नासा में जाके जब इन्होंने काम किया, इन्होंने ट्रेनिंग ली, महीनों का काम इन्होंने कुछ दिनों में ही सीख लिया। तो वहाँ के साइंटिस्ट इससे बहुत प्रभावित हुए कि ये तो ब्रिलियंट माइंड है, इसे अमेरिका में नासा में होना चाहिए। तो उन्होंने ऑफ़र दिया कि हम आपको अमेरिका की सिटीज़नशिप देंगे, और इसी के साथ इंडिया में आपको जो सैलरी मिलती है उससे 5 टाइम्स सैलरी हम देंगे, आप यहीं रहकर नासा में काम कीजिए। एक गरीब परिवार का लड़का, एक नाविक का लड़का क्या करना चाहिए था? अपनी ऑटोबायोग्राफी में कलाम साहब खुद लिखते हैं कि उस टाइम मेरे मन में एक बार मैंने ऐसा सोचा भी क्या ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सच्चे देशभक्त थे। उनको पैसा नहीं चाहिए था, उनको देश को आगे लेके जाना था। ही इज़ अ ट्रू पेट्रियोटिक। उन्होंने वो ऑफ़र रिजेक्ट किया और ट्रेनिंग पूरी करके वापस इंडिया आए। इंडिया आने के बाद क्या मिला? 5 गुना ऑफ़र ठुकराया, अमेरिका की सिटीज़नशिप ठुकराई, और मिला क्या? तो इंडिया आने के बाद उनको सेंट मेरी एक चर्च था, वो उनको ऑफिस बनाया गया। उसके बाहर एक तबेला था, वहाँ पर उनकी लेबॉरेटरी बनी। उसी तबेले में से रॉकेट के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको ले जाते थे, और ले जाने के बाद समुद्र किनारे से, सी शोर से, बीच पर से उसको फिक्स किया। और 1979 के अंदर 10 साल की मेहनत के बाद उन्होंने इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया, SLV-3। ये 10 साल बहुत आसानी से मैंने बोल दिया, लेकिन किस हार्ड वर्क से, किस शिद्दत से वो काम करते थे, ये हम इससे जान सकते हैं कि एक बार उनकी सगाई थी, और सगाई के लिए उनको पहुंचना था। उनको बताया भी था उनके माता पिता ने, लेकिन इस शिद्दत से वो काम में लगे हुए थे कि रॉकेट भेजना है, रॉकेट भेजना है, रॉकेट भेजना है। भूल गए सगाई। लड़की वाले इंतज़ार करते रहे और जनाब तो रॉकेट भेजने में मस्त हैं। भूल गए, सगाई नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं। और 10 साल के अंदर नो संडे, नॉट ए सिंगल हॉलीडे, सिर्फ 2 छुट्टी इन्होंने ली। एक जब इनके पिता का देहांत हुआ, और दूसरा जब इनकी माताजी का देहांत हुआ। इसे कहते हैं हार्ड वर्क। देश को आगे ले जाना है। और 1979 के अंदर जब SLV-3 फेल हुआ, वो पहुंचा नहीं स्पेस में, रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया, रास्ते में ही उसका नाम सत्य हो गया। तो क्या हुआ, इनके हेड थे, इनके बॉस थे मिस्टर सतीश धवन, जो उस टाइम पे इसरो के डायरेक्टर भी थे। उन्होंने बोला भी चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पर जाके हमें प्रेस को आंसर करना है कि कैसे ये सब हुआ। बहुत डर गए। लेकिन वहाँ पे जाकर जब बैठे तो मिस्टर सतीश धवन जो थे, उन्होंने माइक अपने पास रखा और उन्होंने कहा कि हाँ, हम अभी असफल हुए हैं, लेकिन ये हमारी पहली कोशिश थी। 1 साल के अंदर हम दोबारा इस प्रोजेक्ट को सफल करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म की और कलाम साहब ने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। इसे कहते हैं सच्चा लीडर। 1 साल तक दिन रात मेहनत की और 1980 के अंदर SLV को दोबारा लॉन्च किया, और लॉन्च करने के बाद इस बार सक्सेस उनके हाथ लगी। सफलतापूर्वक उन्होंने उसको लॉन्च किया। अब लॉन्च कर दिया, दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तब सतीश धवन जी ने उनको माइक दिया कि अब आप बोलो। वहाँ से उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि एक सच्चा लीडर कैसा होना चाहिए, वो मैंने वहाँ से सीखा। जो सब कमियों को, सब गलतियों का, सब फेलियर्स को अपने ऊपर ले ले, और पूरी सक्सेस का जो क्रेडिट दे वो किसको दे, वो अपनी टीम को दे। ये सक्सेस जब हुई तो इंदिरा गांधी ने कहा सतीश धवन जी से कि मैं अब्दुल कलाम से मिलना चाहती हूँ। उन्होंने फ़ोन किया अब्दुल कलाम को। अब्दुल कलाम ने बोला भी मैं तो चप्पल में हूँ, मेरे पास कपड़े वपड़े नहीं है, सब फटे हुए हैं। तो सतीश धवन जी ने कहा कि कलाम, तुम्हें अच्छे कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने सक्सेस का सूट पहना है, तुमने सफलता का सूट पहना है। उसके बाद वो जब उनसे मिले
तो उसी मुलाकात के दौरान वहाँ उनकी मुलाकात श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से हुई, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने जब उनसे मिले तो उनको गले लगा लिया। और इंदिरा गांधी ने कहा कि अरे रे वाजपेयी जी, ये एक मुसलमान हैं। तो वाजपेयी जी बोले कि ये मुसलमान होने से पहले एक हिंदुस्तानी हैं, और बड़े गर्व के साथ उनको गले लगाया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने उनको एक जिम्मेवारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास बहुत सारे देश हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, और ये सब के पास मिसाइल्स हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये टेस्टिंग करते जा रहे हैं। चाइना तो यहाँ तक कर रहा है कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर मिसाइल सप्लाई कर रहा है, तो हमारे ऊपर हर टाइम एक थ्रेट बना रहता है। तो ऐसी ही कुछ मिसाइल्स हमें भी चाहिए। तो कलाम जी ने काम शुरू किया तो फिर रुकना तो है नहीं, तो फिर इन्होंने मिसाइल डेवलप करना शुरू किया। उस टाइम पे इन्होंने महाभारत पढ़ी। महाभारत के अंदर बर्बरीक का एक किस्सा आता है, और उसमें वो बताता है कि ये मेरे पास 3 तीर हैं, इन 3 तीरों से मैं क्या करूँगा, पहले से मैं अपनी सेना को प्रोटेक्ट करूँगा, दूसरे से मैं सामने वाले पर हमला करूँगा, और तीसरे तीर से मैं दुश्मनों को ख़त्म करूँगा। यहाँ से उनको दिमाग में आया कि वाह भाई वाह, क्या टेक्नोलॉजी है, ये तो हमारे पास भी होनी चाहिए। वहाँ से उनके दिमाग में एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल, इसका कॉन्सेप्ट आया कि मिसाइल गाइडेड होनी चाहिए, कि टैंक की तरफ मिसाइल फेंकी, टैंक लेफ़्ट मुड़ा तो मिसाइल भी लेफ़्ट मुड़ी, टैंक राइट में मुड़ा तो मिसाइल भी राइट में मुड़ गई, कि जिस निशाने पे उसको डाला है उस निशाने को भेद कर ही है। तो ऐसी इन्होंने मिसाइल्स बनाई, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल। उसके बाद तो मिसाइल्स की इन्होंने लाइन लगा दी। पर मिसाइल्स किस लिए बनाते थे? दूसरे देश को डराने धमकाने के लिए नहीं, दूसरे देश हमारे ऊपर शासन ना कर सके, दूसरे देश हमारे ऊपर आक्रमण ना कर सकें, इसलिए इन्होंने गाइडेड मिसाइल्स बनाई। 1980 से 1990 के बीच में इन्होंने इंडिया को एक पावरफुल कंट्री के रूप में डेवलप किया। उसके बाद 1992 से लेकर 1999, 1992 से 1999, ये इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाने की तरफ लगे रहे। और इन्होंने अब न्यूक्लियर पावर बनाना है तो उसके लिए न्यूक्लियर टेस्ट भी करना पड़ेगा, तभी तो एक न्यूक्लियर पावर डेवलप्ड कंट्री हम बनेंगे। तो इन्होंने 1992 से 1999 तक गुपचुप तरीके से, बिना किसी को बताए, बिना किसी को कहे, आराम आराम से काम करते गए। और फिर हुआ परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट, पूरी दुनिया हिल गई। 5 देशों के बाद इंडिया इज़ द 6th कंट्री टू बिकम द न्यूक्लियर पावर। 250 देशों को पीछे छोड़कर इंडिया 6th पोजीशन पर आया और न्यूक्लियर पावर बना। उसके बाद 2002 में इनको भारत का प्रेसिडेंट चुना गया, और उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको अपनी मिनिस्ट्री में लेने का ऑफ़र दिया था कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए, मैं आपको अपने मंत्रालय में मंत्री पद देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि अटल बिहारी जी, मुझे सोचने के लिए एक दिन का टाइम चाहिए। 1 दिन का टाइम इन्होंने लिया और उसके बाद बोला, भाई मैं इस फील्ड में नहीं आना चाहता, मैं थ्रू माई स्पीचेस मैं जो स्टूडेंट्स को है वो गाइड करना चाहता हूँ। लेकिन दूसरा जब ऑफ़र अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया कि अब आपको मना नहीं करना है, अब आप प्रेसिडेंट बनिए, हम आपको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, तब इन्होंने कहा कि मुझे सोचने के लिए 1 घंटे का टाइम दीजिए। 1 घंटे का टाइम जब इनको दिया गया, फिर उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ। तो 2002 से लेकर 2007 तक इन्होंने देश की सेवा की एज अ प्रेसिडेंट। पीपल्स प्रेसिडेंट ये थे, लोगों के राष्ट्रपति थे। उसके बाद पोस्ट प्रेसिडेंसी इनका जो वर्क है, 2007 के बाद इन्होंने लेक्चर्स देने स्टार्ट किए इंडिया के अलग अलग कॉलेजेस में, IITs में, IIMs में। किस लिए? स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि आप भी अपने देश के लिए कुछ कीजिए। 2012 में इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया यंगस्टर्स के लिए, व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट।
अभी सब लोग बोलते हैं कि देश ने मुझे क्या दिया, देश ने मुझे क्या दिया, देश ने मुझे क्या दिया, लेकिन इनका बोलना थोड़ा दूसरा था। व्हाट कैन आई गिव, मैं अपने देश को क्या दे सकता हूँ। ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ ये हमेशा आगे आते थे। इनकी एक बात थी, इन्होंने हमेशा कहा, किसी ने इनसे पूछा कि कलाम जी सक्सेस पाने का क्या मंत्र है, व्हाट इज़ द मंत्र टू गेट सक्सेस। इन्होंने कहा ग्रेट एम। एम जो है वो ग्रेट होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। पहले एम डिसाइड करो, उसके बाद उस एम के लिए जितनी भी नॉलेज चाहिए वो सब एक्वायर करो, इधर से उधर से, नेट से, बुक से, गूगल से, कहीं से भी। नॉलेज एक्वायर करने के बाद हार्ड वर्क, लगे रहो, डरो मत किसी से भी, लगे रहो। और उसके बाद परसिवरेंस, आपको डरना नहीं है, कोशिश नहीं छोड़नी। हार मिलेगी, असफलता भी मिलेगी, लेकिन कोशिश नहीं छोड़नी, परसिवरेंस। ये 4 चीज़ें अगर हम अपने अंदर लेकर आते हैं तो वी कैन अचीव एनी ऑफ द गोल। फिर इनकी एक बात थी, हमेशा कहते थे कि फेलियर को अपने हार्ट में और सक्सेस को अपने हेड में कभी भी एंट्री मत दो। अगर ये 2 काम आप नहीं करते तो यू कैन बी ए सक्सेसफुल मैन। अब ड्रीम्स, हम बोलते हैं ड्रीम्स, सपने। कलाम जी की ड्रीम्स की डेफिनेशन ही अलग थी। ये क्या कहते थे, सपने वो नहीं हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। ड्रीम्स इज़ नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इट इज़ द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। अलग ही उत्साह था, अलग ही वाणी थी कलाम जी की। अब क्यों इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, ये सब मिसाइल्स इन्होंने तैयार की इंडिया के लिए, जिससे आज इंडिया जो दूसरी सुपर पावर्स हैं उनकी बराबरी में खड़ा है। उसके बाद 2017 के अंदर हमने GSLV-3 लॉन्च किया, जिसमें हमने पूरी दुनिया के 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए सबसे सस्ते रेट में। किसकी वजह से, कलाम जी की वजह से। उन्होंने ऐसा बेस तैयार करके दिया है आज इसरो को कि इसरो आज वर्ल्ड की बेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में खड़ा होता है। तो ये कलाम जी का कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए। और ऐसे लोग कभी भी मरते नहीं हैं, वो अपनी सोच पीछे छोड़ जाते हैं जो उनके जीवन के रूप में हमारे साथ रहती है। अब सच्चे देशभक्त थे तो हॉस्पिटल में थोड़ी ना मरते। इनकी डेथ जो हुई वो भी एक इंस्टीट्यूट में एक स्पीच के दौरान हुई। IIM शिलोंग में ये स्पीच दे रहे थे 27 जुलाई 2015 को, मोटिवेट कर रहे थे स्टूडेंट्स को, और उसी के दौरान उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। अब कलाम को क्या अवार्ड दें, ये तो भारत के लिए एक अवार्ड है। भगवान ने भारत को एक अवार्ड दिया है, उन्होंने कलाम जैसा व्यक्ति जब दुनिया को दिया। तो इनको 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न और वॉन ब्राउन अवार्ड इनको स्पेस सोसाइटी ने, नेशनल स्पेस सोसाइटी ने 2013 में दिया। इन्होंने कोई PhD नहीं की, लेकिन फिर भी 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने इनको डॉक्टरेट्स दिए हैं। किस लिए? इज़ अ नॉलेजेबल मैन। ऐसे लोग बार बार पैदा नहीं होते। अब इनके बारे में अगर कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? कलाम जी हैं, ठीक है ना। तो जब भी हमारे जीवन में निराशा आए तो इनको याद करना है और इनकी एक बात को याद करना है, मायूस मत होना ज़िंदगी से कभी भी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस ना होना ज़िंदगी से कभी भी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हों बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। इसी के साथ इनके जीवन से हम कुछ इंस्पिरेशन लेंगे, हम कुछ प्रेरणा लेंगे, और आज इनकी पुण्यतिथि पर हम भगवान को धन्यवाद भी करेंगे कि ऐसा व्यक्ति उन्होंने हमारे देश को दिया जो हमारे देश को इतना आगे लेकर गया। थैंक यू।